तो बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों हम लोग सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन इस समय इस बुक के कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। अगर आपने ना देखा हो तो उसे देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें है। दोस्तों बिहार अध्यापक भर्ती प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी या हेड मास्टर के जितने भी पेपर हुए हैं इस बुक में सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। टोटल 8250 क्वेश्चन इस बुक में दिए हुए हैं जो कि बारी बारी से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और ये आपके जूनियर हो चाहे टीजीटी पीजीटी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और अभी तक हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल, सैंधव, वैदिक और बौद्ध जैन ये 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग ये 5वें चैप्टर से इसको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर है 16 महाजनपद। 16 महाजनपद से जितने भी बीपीएससी ने पूछा है सभी क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। तो कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था अजात शत्रु के समय में। इसकी व्याख्या भी देखते चलते हैं। कौशल एवं मगध के बीच संघर्ष का प्रारंभ अजात शत्रु के समय हुआ। अजात शत्रु मगध का राजा था। उसने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल, काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। अजातशत्रु ने विजय व विस्तार की नीति का पालन किया। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो ये चिकित्सक था जीवक। सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। जीवक नामक चिकित्सक बिंबिसार के दरबार में रहता था। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने गिरिब्रज, जिसे राजगृह के नाम से भी जानते हैं, को अपनी राजधानी बनाकर मगध साम्राज्य की स्थापना की। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। आगे चलकर इस वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की। पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये मगध राजवंश की राजधानी थी। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिंबिसार पर राज्य करता था। ये करता था मगध। किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होना चाहिए? तो अजातशत्रु ने। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात मगध शासक अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह, जिसे राजगीर भी बोलते हैं, में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में किया और जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो उदयन ने की थी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। अवंती राज्य की राजधानी क्या है? तो अवंती की राजधानी उज्जैन है। पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था जिसके 2 भाग थे। प्रथम था उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी और दूसरा है दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। उज्जैनी की पहचान मध्य प्रदेश के आधुनिक उज्जैन नगर से की जाती है। यहाँ का प्रमुख शासक चंद्रप्रदोत था। चंद्रप्रदोत कहाँ का राजा था? तो ये अवंती का राजा था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? तो ये मल्ल। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मल्ल एक गणतंत्र था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपदों में मल्ल एक महाजनपद था। 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें अंगुत्तर निकाय में मिलता है और ये 16 महाजनपद इस प्रकार हैं: काशी, कौशल, अंग, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, वज्जी, मल्ल, मगध। मल्ल राज्य एक गणतंत्र राज्य था। इसके अंतर्गत कुशीनारा व पावा के मल्ल आते थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी जिसे गिरिब्रज के नाम से भी जानते हैं। 16 महाजनपद काल में मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध की स्थापना हर्यक वंश के बिंबिसार ने किया था और राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आगे देखते हैं। इसकी ऊपर जो व्याख्या दी हुई है, व्याख्या में ये 16 महाजनपद वाला क्वेश्चन नंबर 14 में किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है। अजातशत्रु के वंश का नाम था। तो अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? इसका हो जाएगा हर्यक। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवियों के द्वारा। लिच्छवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रथम थे। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये व्यवस्था थी वैशाली में।
16 महाजनपदों में जनपदों की सूची उपलब्ध है, तो ये सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। 16 बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में बुद्धकालीन 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है। 16 महाजनपदों में अस्सक महाजनपद, जिसकी राजधानी पोटन, जिसे पोटली भी बोलते हैं, दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद था। इन महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो यह हुआ था ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम राजवंश है? तो सबसे प्राचीनतम राजवंश है नंद वंश। अंग जनपद की राजधानी थी, तो अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16 महाजनपदों में अंग महाजनपद महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी राजधानी चंपा थी। बिंबिसार अंग राज्य को जीतकर उसे मगध में मिलाया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। वर्तमान में भागलपुर एवं मुंगेर जिले बिहार के अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। वत्स राज्य स्थित है, तो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र वत्स राज्य स्थित है। वत्स महाजनपद वर्तमान प्रयागराज के क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था, जिसका प्रसिद्ध राजा उदयन था। उदयन का प्रेम संबंध अवंती की राजकुमारी वासवदत्ता से था। उदयन को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। कौशाम्बी प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था। कौशाम्बी से उदयन का विशाल राजप्रसाद प्राप्त हुआ है। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र है गांगेय मैदान। प्राचीन द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र गांगेय मैदान। उत्तरी काली पालिश के मृद भांड वाला क्षेत्र। द्वितीय नगरीकरण का उद्भव महाजनपदों के आविर्भाव के साथ प्रारंभ होता है। मगध साम्राज्य की स्थापना अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। समुन्नत खाद्य उत्पादन अर्थव्यवस्था मध्य गंगा की जल और मिट्टी पर सबसे पहले फैलती हुई दिखाई देती है, जिससे न केवल उत्पादों बल्कि शिल्प, व्यापार, वाणिज्य क्षेत्र से लोगों का भरण पोषण संभव हुआ। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे मौर्य काल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। जैसे ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, तो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे मौर्य काल से संबंधित। तो इसका पहला क्वेश्चन है शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो प्रारंभ हुआ था 78 एडी में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ। इसे प्रारंभ करने का श्रेय कुषाण शासक कनिष्क को जाता है। शक संवत निकालने के लिए वर्तमान ईस्वी में 78 कम कर दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जिसे 1957 में मान्यता प्राप्त है। शक कैलेंडर समय की चंद्र सौर गणना पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो रुद्रदामन ने की थी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार रुद्रदामन प्रथम द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत कराने का उल्लेख प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने करवाया था। बाद में अशोक के राज्यकाल तुषाप ने उसमें नहर निकलवाया। उल्लेखनीय है कि रुद्रदामन के समय अतिवृष्टि से झील का बांध टूट गया था, जिसकी मरम्मत कार्य रुद्रदामन के प्रांतीय शासक सुविशाक ने करवाई थी। इसके लिए प्रजा पर कोई अतिरिक्त कर नहीं आरोपित किया गया था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये अंतिम शासक बृहद्रथ था। मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। मेगस्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस द्वारा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। वह एक खोजकर्ता तथा इतिहासकार था। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें उस समय के भारतीय समाज के बारे में वर्णन किया गया है। कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? यह है दिव्यावदान। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? ये करता था फौजदारी न्यायालय। समाहर्ता कौन था? तो समाहर्ता एक महासंग्रह करता था। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? तो सीता कहा जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो ये तक्षशिला
शिक्षा का सर्वप्रसिद्ध केंद्र था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? तो ये भाब्रू शिलालेख में। सम्राट के भाब्रू शिलालेख को जयपुर के निकट विराटनगर में खोजा गया, जिसमें अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों बौद्ध धम्म संघ में अपनी आस्था विश्वास प्रकट किया गया है। इसी अभिलेख में अशोक स्वयं को मगध का राजा मगाधिराज कहता है। सौगौरा अभिलेख में अकाल का उल्लेख मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। सामान्यतः अशोक अपने अभिलेखों में प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में पाए जाते हैं। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो भाब्रू स्तंभ है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो ये भाषा है प्राकृत भाषा। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ा था। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं प्रियदर्शी के नाम से। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो इसका उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा इसका। अशोक के किस अभिलेख में अकाल दुर्भिक्ष का वर्णन है? तो ये सौगौरा अभिलेख में वर्णन है। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य था तो चंद्रगुप्त मौर्य था एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखादत्त। नंबर 21 है। 21 में किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? अपनी राजधानी बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो एक की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखादत्त। कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट का प्रधानमंत्री था। अर्थशास्त्र नामक के लेखक हैं, तो नामक पुस्तक के लेखक तो कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने शासन किया था। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो ये विलियम जोन्स ने की थी। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? यह है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में क्या दिया था? बख्शीश के रूप में तो 500 युद्धक हाथी दिया था। मेगस्थनीज दूत था, तो ये सेल्यूकस का मेगस्थनीज एक दूत था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, ये स्रोत इंडिका है। इंडिका में वर्णन किया गया है। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का सब विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ये किया गया है मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। इंडिका का लेखक कौन था? तो ये मेगस्थनीज। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो इसमें उपर्युक्त में से एक से अधिक। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था? तो ये हो जाएगा पौत्र। निम्नलिखित में से मौर्य शासक अशोक की रानी थी, तो अशोक की रानी थी करुआकी। निम्न में से किसके प्रयास से बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना था? तो ये अशोक के प्रयास से। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ये श्रीलंका है। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, वहाँ धर्म प्रचार किया गया था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। 43 में अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया था? इसमें उपर्युक्त में से एक से अधिक। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई है? तो सबसे अंत में घटना हुई थी अशोक की कलिंग विजय। मौर्य सम्राट था, तो मौर्य सम्राट एक
अंतिम सम्राट, हाँ मौर्य मौर्य का अंतिम सम्राट था मौर्य साम्राज्य का। तो ये बृहद्रथ था अंतिम। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता किस भूमि का अभिप्राय था, भूमि का क्या अभिप्राय था? तो सीता जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को कहा जाता था। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था? ये हुआ था शुंग वंश का। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना का सेनापति था। शुंग ने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी इसके अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है, जिसके राज्यपाल धनदेव संबंधित हैं। शुंग वंश के बाद कंड वंश का शासन स्थापित हुआ। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? तो इस सातवाहन से था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? एक कंड वंश। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? तो इसका हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। कलिंग में प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में चेदी वंश या महामेघवाहन वंश का उदय हुआ। इस राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन था। खारवेल इस वंश का दूसरा तथा महाराज कुदेव तीसरा शासक था। पातालपुर गुहा लेख का संबंध महाराजा कुदेव से है। कलिंग नरेश खारवेल का ही हाथी कुंपा अभिलेख है, जो प्राकृत भाषा में है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है हाथी कुंपा लेख के साथ। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी कुंपा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? तो ये प्राकृत भाषा में अंकित है। शक संवत वर्ष में प्रारंभ हुआ था। ये 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था शक संवत। निम्नलिखित में से किनको शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो एक कुषाणों को दिया जाता है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के समय में प्राप्त हुआ था। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो 56 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका विम कट पीसेस, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली थी। तो कुषाणों के समय में फली फूली थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये की गई थी कश्मीर में। सांची का विशाल स्तूप समय को निर्धारित करता है, ये मौर्यों को। कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रासाद से संबंध है? यह है कुम्भरार। ताम्रपत्र है, तो यह है मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट। बराबर की गुफाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था? तो ये आजीवक। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? ये नहीं है मथुरा से प्राप्त खड़ी मूर्ति। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था, तो ये लकड़ी का बना हुआ था। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे? जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे, तो ये ब्राह्मणों को दिया गया था। भारत में सोने के सिक्के किन प्रथम शासकों द्वारा जारी किए गए थे? तो ये जारी किए गए थे भारतीय यूनानियों के द्वारा। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन किसने लिखी थी? तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 है, जो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियानी के जो लेखक हैं, इसमें क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मिलिंद पन्नू। इनमें से कौन शक वंश के कार्यात्मक शाखा का संस्थापक था? यह था जस्टन। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो संगम एज से रिलेटेड होगा। जितने भी बीपीएससी ने इस क्वेश्चन पूछा इस टॉपिक से, आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।